नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, 10,000 MCQ सीरीज में आज का टॉपिक है लोकसभा। यह क्वेश्चन आपके पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र से लिए गए हैं। घटना चक्र ही है जो आपके PYQ सीरीज को कंप्लीट करता है। विगत वर्षों में आए प्रश्नों को हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके यूपी PCS और RO ARO दोनों में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा में होनी चाहिए 30 वर्ष। इतनी सी बात थी यहाँ पास। अगले प्रश्न की ओर, कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, सबको पता है। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन, कम नहीं होना चाहिए कितने से? 25 से कम। सी नंबर। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है आपको लोकसभा इलेक्शन के बारे में और उसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी चर्चा की है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग उनके कार्यों को निर्वहन करने के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराता है। बिल्कुल से देखिए, वयस्क मताधिकार पर होता है, बिल्कुल सही। चुनाव आयोग संचालन करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मतदाता सूची है इलेक्शन कमीशन के निर्देशन पर तैयार की जाती है। मतलब यही हमारा कथन क्या है? गलत है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे हमारा जो आंसर सही होगा, कथन गलत होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो मतदाता सूची तैयार की जाती है इलेक्शन यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा उसके निर्देश पर तैयार की जाती है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न संख्या 5, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके लिए? लोकसभा के लिए कौन व्यक्ति लोकसभा का निर्वाचन दाखिल कर सकता है? भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं का भी व्यक्ति लड़ सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। बिल्कुल यही है ऑप्शन नंबर सी। भारत का वह नागरिक हो जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में, जो वोटर लिस्ट है उसमें होना चाहिए, वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, नामांकन पत्र फाइल कर सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं भाई, नागरिक तो एक छोटा बच्चा भी है या कोई ऐसा भी होगा जिसका मतदाता सूची में नाम ना होगा, वह व्यक्ति नामांकन पत्र यानी फॉर्म नहीं भर सकता चुनाव के लिए कि वह चुनाव लड़े, है ना। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जैसे राज्य हैं वहाँ कैसे आवंटित होगी सीट? जनसंख्या पर, क्षेत्रफल पर, गरीबी, भाषा नहीं। देखो भाई, जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके? जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न संख्या 7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर होता है। किस जनगणना के आधार पर? अनुच्छेद 82 के अनुसार जो संविधान में देखो, जो लोकसभा की सीटों का बंटवारा है अनुच्छेद 82 के तहत होता है कि कौन सी जनगणना को आधार माना गया? तो यह माना गया था 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया। और यह जो
सीटों का आवंटन हुआ 1973 में हुआ था। कब हुआ? 1973 में। देखिए संविधान अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर, यह व्यवस्था वर्ष 2020 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में जो है 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटों का आवंटन है, वह 2026 तक के लिए है। प्रश्न संख्या 8, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971। सेम क्वेश्चन। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? देखिए, जो वर्तमान में सीटों का आवंटन है 1971 के जनगणना के आधार पर है, लेकिन अगला जो रहेगा 2031 तक रहेगा। ठीक, कब तक रहेगा? 2031 तक, क्योंकि 2026 तक के लिए सीटों को निर्धारित कर दिया गया इतनी सीटें रहेंगी। अब जब 2026 के बाद जब भी इसका नई सीटों के लिए व्यवस्था की जाएगी तो वह 2031 का जनगणना लिया जाएगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यानी यह वर्ष विशेष कौन होगा? यह होगा 2026। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया है? तो यह रोका गया है 2026 तक। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? देखिए, यहाँ तो इनमें से कोई नहीं हो सकता। क्यों? कि ना तो 547 है, ना 545, ना ही 552। वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वह 550 है। हाँ, पहले 552 थी, लेकिन अब 550। ऐसा क्यों है? देखिए, पहले 552 हुआ करती थी क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया। मतलब क्या कर दिया? खत्म हो गया। इसलिए अब कितनी सीटें हैं? सिर्फ 550 हैं। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? देखिए, जो हमारा संख्या लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का जो संशोधन हुए, अभी तक 2 हुए हैं, वह है 7वां और 31वां। कौन? 7वां और 31वां। 7वां होता 1956 में और 31वां होता 1973 में। और जब यह संशोधन किया गया था तो 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर भारत में लोकसभा सीटों को बढ़ाया गया था। ठीक है, जो कुल हो गई थी 545, जिन पर चुनाव होना था। ठीक, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो यह था 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया। इसमें कुल 552 सीटें हुई, जिनमें से 545 पर चुनाव हुआ करता था। इसमें 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए निर्धारित थी, लेकिन वर्तमान में
वर्तमान में कुल 543 सीटें हैं। कितनी हैं? 543 सीटें, जिनमें से 524 सीटों पर राज्यों में चुनाव होता है और 19 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। किसमें? केंद्र शासित प्रदेशों में होता है, जिनमें से सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 में चुनाव हुआ, हाल ही में 7 में चुनाव हुआ है। और सर्वाधिक राज्य में तो वह है उत्तर प्रदेश, यूपी में 80 सीटों पर चुनाव हुआ है। क्लियर है? इन बातों को ध्यान रखिए। अब 2 सीटें हटा दी गई। पूछा जाए आपसे कि कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ, तो वो हुआ है 543 पर। कुल कितने सीटें हैं, तो वो हैं 550। लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की जा सकती है वर्तमान में, तो वह है 550। और वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 543। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? देखिए, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के 19 सांसद होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है 20 तक। कितना? 20 तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 20 सीटों का चुनाव हो सकता है। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। कितने के लिए? 543 के लिए, क्योंकि 2 मनोनीत होते थे, 545 पर कुल होता था। इनमें से कितने लोकसभा क्षेत्र राज्यों के थे? देखिए, जब ये हुआ था 530 पर, कितने? 530 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए जो राज्य के थे। किसने के थे? राज्य के थे। पूछा ना, राज्यों के थे। और 13 केंद्र शासित प्रदेशों के हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में अब 524 राज्य के हैं और 19 संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश के हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो सकती है? 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 330 उपखंड का के तहत। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए भाई, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कौन है वो राज्य? देखिए, जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित नहीं है वो है केरल तथा तमिलनाडु। कौन? केरल तथा तमिलनाडु। जैसे देखिए, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महत्वपूर्ण जो ये राज्य हैं, यहाँ पर कोई भी सीटें आरक्षित नहीं हैं। किसके लिए? एसटी के लिए। 2008 के परिसीमन में कर्नाटक और मेघालय में 2-2 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं? तो ये तो ना अरुणाचल प्रदेश में ना जम्मू कश्मीर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या पूछा है एससी के लिए। एससी के लिए है 84 सीटें। कितने हैं? 84 सीटें। और एसटी के लिए हैं आरक्षित 47 सीटें। ठीक है, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत, कौन सा अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 84 और 47 सीटों का आरक्षण है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटन संख्या 42 हो, मतलब कोई ऐसा राज्य जिसके 42 लोकसभा सीट है, उस राज्य के अनुसूचित जातियों है तो आरक्षित स्थानों की संख्या क्या होगी? देखिए, इसका वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि वहाँ कितनी अनुसूचित जनजाति है। वर्तमान में सिर्फ एक राज्य है जहाँ 42 सीट हैं, वो है वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। यहाँ पर 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए और एसटी के लिए है 2 सीटें। कुल मिलाकर 12 सीटें आरक्षित हैं।
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो देखो भाई, बिहार में तो कोई नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, सर्वाधिक जो है वो है मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद गुजरात में 4 हैं। तो जो यहाँ आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही ही है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, वह है मध्य प्रदेश। सेम क्वेश्चन था। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें मध्य प्रदेश ही हैं। देखिए प्रश्न पूछा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? नहीं, ये थी, क्योंकि अब खत्म हो गया है आंग्ल भारतीय समुदाय के सीट। यह करता था भारत के राष्ट्रपति करते थे, लेकिन अब खत्म हो चुका है। यह भी क्वेश्चन खत्म है आंग्ल भारतीय वाले। देखिए ये क्वेश्चन सही है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए भाई, जो लोकसभा को भंग करेगा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश से, यानी मंत्रिपरिषद के सिफारिश से। ठीक, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा, अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यदि कहीं लिखा है प्रधानमंत्री की सलाह पर, तब भी वही होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो मेन नेता होता है वही प्रधानमंत्री कहलाता है, बाकी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यही यदि कहीं प्रधानमंत्री लिखा हो तब भी वो सही रहता है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, उसकी जहाँ इच्छा पड़ेगी उसके लिए कोई बाध्य नहीं कि वह कहाँ संसद सत्र आहूत करें। ठीक, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद में 3 सत्रों का प्रावधान करता है? नहीं भाई, भारत का संविधान संसद में कम से कम 2 बार का करता है। कितने बार का? 2 बार का करता है, ना कि 3 बार का। किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। देखिए भाई, पहली बात तो हमारा जो संसद संविधान है वो 2 सत्र को कहता है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप ना हो, लेकिन हमारे यहाँ सामान्यतः 3 संसद सत्र चलते हैं, लेकिन यहाँ बोला है प्रावधान नहीं है। ठीक, इसलिए यह कथन स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं, जब संसद चलना आवश्यक हो। कोई जरूरी नहीं कितने दिन, हम लोग अपने सामान्यता अपने समझ से हमारे माननीय सांसद लोग अपने अनुसार चलाते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 3 दोनों। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो भाई देखो, लोकसभा में सामान्यतः पूछा है 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3। वैसे कम से कम 2 चलाना है, अधिकतम 3 4 आप चला सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सॉरी, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार बुलाए जाने चाहिए कम से कम, और हमारे देश में कितने बुलाए जाते हैं? 3। अनुच्छेद 1 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का गैप यानी अंतर नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है हमारे संविधान में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। तो देखिए, लोकसभा के स्थगन, सत्रावसान, विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो स्थगन करेगा स्पीकर करेगा, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85(2) का के अनुसार, तब विघटन अनुच्छेद 85(2) का के अनुसार राष्ट्रपति करेगा।
इसलिए यहाँ ऑप्शन डी सही है, दोनों सॉरी सभी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अधिकृत है? तो वह है राष्ट्रपति। अभी आपने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नहीं, देखिए, जो लोकसभा का कार्यकाल है आपातकाल, विशेष परिस्थिति में जब कोई आपातकाल लगता है तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सभी क्या हैं? गलत हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य कितना होना चाहिए? जो लोकसभा में, यानी लोकसभा को, संसद को चलाने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? तो 1/10वां भाग, जितने हैं उसका 10वां भाग होना जरूरी है, तभी चलेगी संसद। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी गण पूर्ति कुल सदस्य का 1/10वां भाग होगा। ठीक है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अभी देखिए, हाल ही में चुनाव हुआ, पिछले 2 चुनावों में मुख्य विपक्षी दल का कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ करता था, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल को भी 1/10 सीटें नहीं प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई है। इसलिए राहुल गांधी आज के समय लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता बने हुए हैं। यदि ये सीटें उनसे कम आती, पिछले बार कम थी, 52 सीटें थी, या उसके पिछले बार 47 सीटें थी, जहाँ तक मैं सही हूँ, इनको ये पद नहीं मिला था। क्योंकि इस बार 1/10 सीटें से ज़्यादा हैं या इतनी होनी चाहिए, तभी सीटें मिलेगी नेता प्रतिपक्ष का। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? तो 1/10वां भाग। सेम प्रश्न है, 1/10वां भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह है वही क्वेश्चन, सेम 1/10वां भाग। तो साथियों, ये रहे आपके 41 क्वेश्चन, जो आपके घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन से PYQ क्वेश्चन थे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।